चंपारण कंपा पब्बव झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे काशीस राना कियो पवाना बिजाहत भनमंतिवरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो इसका उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। सारंगधर इसका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रधार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके गोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर, मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देवभाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। नून बादलं छाई देह पसरी निश्रान शब्द खर शत्रु परि लुटाली तोर हनी सो एवं भनयंत्रु दट्टा झूठे गर्भ भरा मघाली सहसारे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश साह शरणम श्रीमल्लदेव विभूम। परंपरा से सिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीरगाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृतिक पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर की चढ़ाई बिरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीर रासो के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद नीचे दिए गए हैं। ठोला मारिय ठिल्ल मह मुच्छी मिच्छ शरीर पूर्व जजला मंतीवर चलिय बिन हमीर। चलिय बिन हमीर पाव भर मेहनी कंपई दिगमग अंधार धूली सुरह अच्छाई दिगमग अंधार आन खुरसानुक उल्ला दरमरी दमसी विपक्ष मारू ठिल्ली मह ठोल्ला। दिल्ली में ढोल बजा गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे मंत्रीवर जज्जल को अपने वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासनी ले गए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। इसका सन्नाटे पहले वाहन के ऊपर पखड़े गए। बंधु बांधव से विदा लेकर रणमेध शाह हमीर शैल का वचन लेकर बांध लई अड्डू नहन भंग रिपु से सिंह झिलाऊं पखड़ पखड़ ठेली पेल्ली बब्ब अफलाऊं। तारों और नभ में फिराऊं तलवार शत्रु के सिर पर चढ़ाऊं पगड़ से पाखर ठेल पेल कर पर्वत को हिला सकूं। जज्जल कहता है हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड़ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी। सूर्य का रथ धूल से छट ढक गया। कमर की पीठ तड़पड़ा उठी। मेरुमंडल की चोटियां कंपित हुई। गजयुद्ध के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले। मच्छेलों को पुत्र हा कष्ठा करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान
ने बीच-बीच में देशभाषा के भी कुछ पद रखकर अपभ्रंश में दो छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देवभाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रहण कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी दो पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामनोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता नाम की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण, ग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा में दोहा, चौपाई, छप्पई, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज्ज लुद्ध अस्लान बुद्धि बिक्कम भले हरल, पास बैसी विश्वासी राय गायनेश्वर मारल, मारंत राय रनरोल पडु मैनी हाहा सद हुई, सुरराय नैयर नाअर रमणी बाम नयन पपफूरिय धुई। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृतिक रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है उनमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पूरी सत्तोन पूरी सस्सो नहीं पूरी सौ जम मत्तोन, जलदानेन हु जलो न जलाओ पूंजियो धूमो। वैसे ही इस प्रकार की देशभाषा या बोली भी है। कतहु तूरक बरकर बाट जाए ते बेगार धार, धरी आने बाभन बरुआ, माथा चराई गायन चुरुआ। हिंदू बोले दूर ही निकार, छोटो तुरुका भवकी मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उवार, नवर, बिज्जा, बवन बनाकर ही रखे जाते थे। जासू तासू जैसे कुछ बोलचाल में उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषय के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृंदत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। ऐसे जुब्बन गयूं न झूरी, गए को यौवन को न झूर, गए यौवन को न पछाता। जब ऐसे उदाहरण को साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिसमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिट्ठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेश हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होती है कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देशभाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता है। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। संदर्भ बुद्धिषष्ठ एसोटेरियम, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य, बुद्धिषष्ठ एसोटेरियम।
The system of mystic culture introduced by गोरखनाथ डच नाम सिमटू हिंदी में है। यह तथा इसी प्रकार की कुछ और पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के पास हैं। वीरगाथा काल संवत 1050 से लेकर 1375 तक 1050 से लेकर 1375 ईस्वी। वीरगाथा काल देशभाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य ऐसे विशलदेव रासो पृथ्वी राज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजभाषाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मुसलचंद कहने वालों के सिवाय देशभाषा के सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीररस के पद्य छप्य में राजश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लाभ सबरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजश्रित कवियों की रचना के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालय में भी रक्षित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोक्त भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उसमें फेरफार भी बहुत हुआ रहा। इसी सुरक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा जाता है। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदियों के बड़े बड़े राज प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो गया रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर ही भाषा की श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी और कविचारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो घरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय वे हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता था वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूतानों पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर से का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्नोराज आना के समय में
मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब अनासागर है आनासागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अनाथ सागर कहलाया। आना के पुत्र बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बिसलदेव आर्यावर्त ने से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक भूभाग शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बिसलदेव के संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गौरियों की सेना में नारोल पर धावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के राजा हमीरदेव हुए, जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे। उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थ की वह धूम नहीं रह गई थी। पंडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युकित पूर्ण आलाप करता था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्त के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बदल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीति कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के साथ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हम्मीद पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीरगाथाएं दो रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीरगीतों बैटल्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वो है पृथ्वीराज रासो। वीरगीति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा में परिवर्तन का आभास मिलता है,
जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अल्लाह 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 है। इसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसलदेव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसे रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। कुमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़गढ़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल डाट ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बप्पा के किसी खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय से में बगदाद के खलीफा अल-मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर यह समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। जो प्रति प्राप्त है वो अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बप्पा खुमान मत्तात भद्रिपट सिंह खुमान दूसरा, महायायक खुमान तीसरा। कालभोज का समय संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भद्रिपट दूसरे के समय के 2 शिलालेख वित्त संवत 999 से 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। खुमान पहलावी संवत 810-865, खुमान दूसरा ईवी संवत 870-900, खुमान तीसरा ईवी संवत 865 से 990। अब्बासिया वंश या अल-मामू भी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाई होने लगी। अतएव यदि किसी खुमान से अल-माम की सेना से लड़ाई हुई होती तो वह एक दूसरा खुमान रहा होता और उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होती। यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिला है वह उसे विगत संवत 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नाम फाट में खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट में खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासों का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। विसलदेव रासो नरपति नाल्ह कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विसलदेव का
कालीन था। कदाचित वह राजकवि था जिसने विसलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा है जो विरगति के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया है: 1272 समझी जेठवंदी नवमी बुधारी नाहल रसायन आरंभई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी 12 से 72वां का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होना होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह विसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलाखंड की संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। विसलदेव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है: खंड 1, मालवा के भोज पर परमार की पुत्री राजमती के से सांभर के विसलदेव का विवाह होना। खंड 2, विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा विसलदेव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना तथा विसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। दिए हुए संवत के विचार में कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटना विचार करने पर विसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उसके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी, पर घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं, विसलदेव का विवाह और उसका उड़ीसा जानना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। विसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ विसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विसलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली जाती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार में परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर कवि ने उसका यह केवल उपाधि सूचक नाम ही दिया हो, असली नाम न दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी को कन्या के साथ विसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो काव्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोल्ढी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का जन्म उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचरज कवि कालिदास ऐसा पहले कह आए हैं। और अजमेर के चौहान राजा विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नालह के इस विसलदेव में ऐसा ही होना चाहिए था। न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है,
न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की सृष्टि से विवाह और उठकर विदेश जाने का प्रोसित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे बिल का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए ऐसा रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करते देखते हैं कि वह साहित्य नहीं है, राजधानी है। ऐसे शुक्र छे सुक्ता है, पाटन थी जो पाटन से भोज तना, भोज का खंड, खंडरा, खंड खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य घटना हिंदी की थी, जो पिंगला भाषा कहलाती थी। विशलदेव रासो में भी बीच बीच में बराबर उस साहित्य भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रचित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर जोड़कर चिरकर चितः चिता में रनि रन में प्रापिजड़ प्राप्त हो किया जाए, इसी विधि इसौ ऐसा बाल हो बाला का। इसी प्रकार नयर नगर पसाऊ प्रसाद पयोरह पयोधर आदि प्राकृत भाषा भी हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्द की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, तजनो, तजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर-उधर जीविका के लिए फैलने लगे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिशलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलानियों राजदीन खुरसानी चिढ़ चालियों गुण। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। राजपूताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ संख्या 19। यह नरपति नाहल की चौथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपूताने के एक भाट पर अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ का मांडयो, सोना की चोरी, मोती की माला इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्यतः साहित्य भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध करती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार को ही प्रधानता है, वीररस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग की गति ही कवि ने गाए हैं। विशलदेव रासों के कुछ पद्य देखिए। परनबा चाल्यो विसल राय, चौरास्या सहोलिया बुलाई, जान तनी साजती करो, जिरह रंगावली पहर रज्जो टोप, हुए परसाई बिसल राव, आवी सयल
अंतेवरी राव, रूप अपूरव पेशिय इसी स्त्री नली सयल संसार, अतिरंग स्वामी सु मिली राती, बेटी राजा भोज की, गर्भ करी उभो छई संभरियो राव, मों सरीखा नहीं उर भुआल, मोहाधरी सांवर उगही, चिहू दिसी थान जैसलमेर, गर्भी न बोलो हो सांभरियो राव, जो सरीखा घना और भुआल, ए उड़ीसा को धानी, वचन हमारई तू मानी जू मानी, तजू थारई 10 सांभर उगही, राजा उनी धरी उगही हीरा खान। चंद्रवरदाय संवत 1225-1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के संवत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार को भी छोड़ा। वे महाराज पृथ्वीराज के महाराज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षडभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अष्टकाव्य भी कर सकते थे। इसका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराजा के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब वे सम्मिलित करते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्त, छप्पई, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ऐसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध हैं। उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है। वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद का पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहन के हाथों में रासो को सौंपने जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जलहन हत देई चली गजन निरपिकाज, रघुनाथ रचित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदनंद उद्धरिय तिमी। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई तथा चौहानों के अजमेर में राज स्थापना से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अंगपाल की कन्या से हुआ था। अंगपाल की दो कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था। इस संयोग से जयचंद के राठौर की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए आमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए।
इस पर जयचंद्र ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाला होकर रंगभूमि में आई तो उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद्र ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हरकर ले गए। रास्ते में जयचंद्र की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोगविलास में उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रहा गया। बल का बहुत कुछ हास्य तो जयचंद्र तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देकर शहाबुद्दीन चढ़ गया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी क्षेत्र पृथ्वीराज ने उसे बार बार पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के बीच कविचंद भी गजनी पहुंचे। वह बार बार चढ़ाई करता और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों को हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बेत से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ कर दी। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवादों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संकेत और भी पुष्ट होता है कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवादों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का एक काव्य लिखा है, जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए हुए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन रांची के जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमिल्क महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमेर राजा अंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना के गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों की प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद में पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना में 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संवत मिले हैं, उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है।
अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज जयचंद और परम दिग्देव महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं, इस प्रकार लिखे हैं। पृथ्वीराज 4 जिन्हें संवत 1224 और 1244 के बीच में हैं, जयचंद के 12 जिनमें संवत 1224 और 1243 के बीच में है, परम दिग्देव के 6 जिनमें संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परम दिग्देव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है, उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी की जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी संवत 1248 ईस्वी 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिया है कि रासों के सब संवत में यथार्थ संवतों में 90-91 वर्षों का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया है कि यह अंतर मूल भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लेकर कुछ उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। एकादश में पंचदह विक्रम शाक आनंद तिहि रिपुजय पुरहरण को भय पृथ्वीराज नरिंद और विक्रम शाक आनंद का अर्थ किया शून्य और नंद इक्वल टू 9, अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। और अब क्यों न 90 वर्ष घटाए गए, जिसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सकते थे। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत किए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है, उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग आनंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इस रासों में एक दोहा यह भी मिलता है। एकादश में पंचदह विक्रम जिस धर्मसुत्ता तत्रीय शाक पृथ्वीराज को लिस्यो विपर गुप्ता। इसमें भी 9 के गुप्त रखने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा गया। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की तक नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाओं जो भारी पड़ी हैं, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जनक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं।
इस विषय में जिसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य छंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इनमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जननायक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वीभट्ट लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिखा है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। तन्यस्य चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत् संग्रह यस्सुवृत्तना सुवृत्तनाविवेधात्। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राज बहादुर श्रीयुक्त पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवृदय नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभवतः यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने अपने पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि की वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भनन तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम का रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों छप्पियों की भाषा तो ठिकाने की ही है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनु अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसा कि संस्कृत प्राकृतिक की नकल हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है। क्रियाएं नए रूप में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिनमें प्राकृतिक और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों में विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस बगजाल के बीच कहाँ तक कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के अनुसार के जिज्ञासु के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका वृत्तांत बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में छपा और उन विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है। कहा गया है कि कोई कोई तो छंद के पूर्व वंशों के मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज से लिखा है कि छंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर और दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज के नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंदा को दी थी। शास्त्री जी का कहना था है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नाथूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंशवृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है: चंद्रवरदाई, गुणचंद, जलचंद, सीताचंद, जलचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र, विष्णुचंद्र, उद्दचंद, रचंद, रूपचंद, बृहदचंद, देवचंद, सूरदास, खेमचंद, गोविंदचंद, बुद्धचंद, जयचंद, गोविंदचंद।
मदनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद, चोतचंद, वेणीचंद, मदनचंद, गोकुलचंद, बासुचंद, लेखचंद, कर्णचंद, गुणचंद, मुंचंद, मोहनचंद, जगन्नाथ, रामेश्वर, गंगाधर, भगवान सिंह, कर्म सिंह, मथुर सिंह, बग्गोव सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी, अशोजी, गुमान जी, करनी दान, जेठल, जेठमल जी, बीरचंद्र जी, घमंडी राम जी, बुधा जी, वृद्धि चंद जी, नाथुराम जी। नाथुराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे जल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़के का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक्क जलहा गुण वानरो, गुण समुद शशि भान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास के साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह यह है, प्रथम ही पृथु यज्ञ लेभें प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचारे ब्रह्मा राखू नाम अनुप, पाय पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अखिलाए, पारी पायन सुरन के सुर सहित स्तुति किन, तासु वंश प्रशंस में भो चंद्र चारु नवीन। धूप पृथ्वीराज दिन्हो तिन्हे ज्वाला देश, तनय ताके 4 किन्हो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुणचंद ता सुत शिलचंद, स्वरूप विलचंद्र प्रताप, पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंभोर हमें भूपति संगत खेलत जाय, तसु वंश अनूप भो हरिचंद अति विखलाय, आगरे रही गोपचल में रहियो ता सुरवीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट गंभीर, कृष्णचंद उदारचंद जू रूपचंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाई, देवचंद्र प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद्र मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नाथुराम ने जिनको जलचंद्र की वंश परंपरा में बताया है, उद्धत पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नाथुराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उसके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसमें एक प्रकार का परिवर्तन रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था, उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन कर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नाथुराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो के प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की और नकल महोपाध्याय में पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, और वह और भी उटपटांग और रद्दी हैं। पृथ्वीराज रासो के पद्यावती समय के कुछ पद्य नमूने के दिए जाते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित दुग्ग दिल्ली सुदेश संभ नीरेज चहुआन थान पृथ्वीराज जहाँ राजंत भान संभ रेश सोमेशपुत देवत्व रूप अवतार धात 21 जिहि पकई शाह साहब लिन तिहु बेर करिए पानी पहिन सिंहिनी शुद्ध गुणी चढ़ी जंजीर चुकई न शबद वेदांत तीर।
4-5 भट्ट केदार मधुकर कवि संवत 1224-1243। जिस समय चंद्रवरदाय ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का भी गुणगान गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश के नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। 41 इसी प्रकार जय मयंक जय जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इसका उल्लेख सिंहायच दयालदास कृत राठौरारी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक रचित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर नुस्त तक इन्हीं दो ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों राठारों का विशाल साम्राज्य, उसकी राजधानी कन्नौज थी, और जिसके अंतर्गत प्राय सारा मगध देश काशी के कन्नौज तक था। पूरा चौहानों का जिसकी राजधानी दिल्ली थी, उसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर का पश्चिमी प्रांत था। कहीं की आवश्यकता नहीं थी कि इन दोनों गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत धन संपन्न और देश के प्रथम भाग पर था। गहरवारों की राजधानी थी कन्नौज और काशी, इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। इस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजस्थानी के राजाओं पर था, उसी प्रकार का प्रभाव बुंदेलखंड राजाओं पर था। कालिंगर या महोबे के चंद्रराजा परम देव परमार जयचंद के देहांत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंद्र कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज के पास से बात करते थे। जब एक संवत 32 ऐसा है कि काले राजा प्रताप के यहाँ जंगी के नाम के एक घाट थे, मोबे के दो प्रसिद्ध आल्हा और उदल उदय सिंह के बेटे का प्रसिद्ध वर्णन एक गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। इतना सर्वफुल हुआ कि इस गीतों का प्रचार करने से सारे उत्तरी विशेषतः उन सभी देशों में जो कन्नौज साम्राज्य थे हो गया। जगनी की का आगे पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गाँव में पढ़ते हैं। ये गीत आराम से पढ़ते हैं और साथ में गाए जाते हैं। गाँव में जाकर देखिए तो मैं गज्जल के किसी अलग के ढोल के गीत से सारे गीत होंगे चाहिए। बस इसे कुकड़ी में तो तेरह के जीवन से यार मुझे 18वें 36 में आगे जीवन से कर 12 बरस से कुकड़ी में ओ ओ ओ तेरह ले जीवन से यार बरिस 1836 में आगे जीवन के अधिकार। इसी साहित्यिक रूप से न रहने पर भी झारखंड में ध्वनि के संगीत की पूर्व ध्वनि ने बल खाती हुई वापस चली आई है। इसलिए काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवत बदल गया है। देश और काल के अनुसार आसाम में नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए और ऐसे बंधुक किस देशों और जातियों श्रीलंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर जाते हैं। इसी यदि एक ग्रंथ साहित्य पर लिखा गया होता तो कहीं राज्य पुस्तकालय में इसकी कोई प्रति रक्षित थी, पर यह गाने के लिए गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ की रक्षा की ओर नहीं बढ़ी, सदा ही के इसकी गूंज बनी रही और यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। कला का प्रचार तो सारे उत्तर भारत में है, पर देशवाई इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसके गंध मिलते हैं। बुंदेलखंड के विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका गंध बहुत हुआ है। इन गीतों के समुच्चय और साधारण अल्लाह खंड कहते हैं, जिसे होता है कि अल्लाह संबंधी ये वीर गीत जगनी के उसने काव्य के एक खंड के अंतर है, जो चंदेलों के बिना में लिखा गया होगा। और उद्दल परमाल के शांति और बाराफट साहब के थे। इन गीतों का एक संग्रह अल्लाखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिर्जा एलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 7 वर्ष पूर्व छपवाया था। श्रीधर इन्हें संवत 1454 में रमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें इधर के राठौर राजा रनमल की उस विजय का वर्णन है, जो उसके पाटन की सुविधा जोफखा पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे ये भी जाता है। ठंडकाल ठोकर फूल हुई जंगिया सुर करती रन सराई सुहरी सरस रसी संभंगिया कलही कर कोठी कलई कुमल कायर थरहरी सचरई सर सुरतान साहन साहसी सवि संगदई। संदर्भ ब्याहने संभव शब्द यहाँ की बारात सब बंदूक खड़ा है घर में स्वामी राजा दे यहाँ को देते हैं डाला बात से बात छिपाई जा सकती है। चला को छोड़ दे जी का जलानी पनपता हसदीप जलाई गई, यदि वह धन्या यदि अंग संभाल तुरंत मिटी तो उस बला का मान होता और इसे अलिंग करता राज द्वारे पर ही धारण किया। शब्द मेरी वाहन चलाने का लेख सिंही बजा का शब्द सुनकर अंधारा डोरी या उस शब्द को कहते हुए भेद नहीं चुका था। चंद्रमा उसी के पास पिया
अभी क्या बनाया, पोहे हुए, अच्छी मोती दिख पड़े, कागज चल दिए, अलग ही अलग दूसरी ओर से मत्थे में दिखाकर उस सिपाही की मर्यादा से मुंह पर लट वाला अर्थात उसका सर लिया और हृदय में फूल स्फुट हुआ। रक्षा मिली किसी आंख वाले की दरमंगे से उमड़ते भट्ट पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महादेव के कवि नहीं सुल्तान सलीम गौरी के कविराज थे। श्री सिंह सरोज के भट्टों की उत्पत्ति के संबंध में विचलित कवि तो उद्धत है। प्रथम आते प्रकट भय बंदी पुनी पृथ्वी से प्रकाश प्रकाश है मानसुख सोनक न वांछत आगे जस को बहाने मासुख सरसा है चंद चौक के किताब साहजू के गंग अकबर के खान गात देशांश अजनास धान फांडन को लूटी रहे ताको खुरा को लिट्टी जात है। ठीक है, उतना ही।